नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग फिलहाल थम गई है। 48 घंटों के लिए दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन ये कब तक कायम रहेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। तालिबानी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उनके लड़ाकू विमानों के जवाब में अपने ड्रोन से भारी तबाही मचाई, जिसके बाद पाकिस्तान की अपील पर संघर्ष विराम हुआ। लेकिन दोनों तरफ से आरोपों का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान ने तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत की साजिश बताई है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुआ सीज फायर, लेकिन क्या आ पाएगी शांति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में युद्ध विराम पर मंडराया संकट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, इजराइल शुरू कर सकता है गजा पर हमला। इजरायली मंत्री ने हमास का नामो निशान मिटाने की दी धमकी। बांग्लादेश में एक और सैन्य तख्तापलट की आशंका, बीएनपी ने यूनुस सरकार को दी चेतावनी, आर्मी से सुधारे संबंध वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। चीन की मिलिट्री को फंड दे रहा ट्रंप प्रशासन, दोनों देशों के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर तनातनी के बीच अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा आया सामने। और चलते चलते में देखेंगे कमजोर पड़ रहे धरती के मैग्नेटिक फील्ड को वैज्ञानिकों ने चेताया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस के बाद अब अमेरिका में प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल, सड़कों पर उतरेंगे 8 लाख से ज्यादा लोग। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करेंगे नो किंग्स प्रदर्शन। वेनेजुएला में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सीक्रेट ऑपरेशन, राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुष्टि, कहा सैन्य अभियान चलाने पर कर रहा विचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल, पीएम मोदी ने मुझे दिया भरोसा। तेल खरीद के चलते भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं ट्रंप। 80 साल में भी नहीं बदला तो अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूशन की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेताया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए युद्ध विराम हो गया है। पाकिस्तान का कहना है कि युद्ध विराम की डिमांड अफगानिस्तान की तरफ से की गई, तो अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव पर यह सीज फायर हुआ है। सीज फायर का ऐलान अफगानिस्तान की तरफ से प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने किया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से आग्रह किया गया था, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। काबुल ने अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आक्रामकता से दूर रहना होगा। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। और कुछ इसी तरह का बयान पाकिस्तान ने भी जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान ही पाकिस्तान की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। सीजफायर के ऐलान से पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों की जंग रुकवाई है, हमें उम्मीद है कि वो इस जंग को भी रुकवाएंगे। यानी पाकिस्तान की पोल खुद उनके ही रक्षा मंत्री ने खोल दी है। वैसे बीबीसी उर्दू का कहना है कि सीजफायर ट्रंप ने नहीं कराया, बल्कि इसके पीछे कतर का हाथ था। सीजफायर का ऐलान होने के तुरंत बाद कतर के विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज अल खिलाइफी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की। इस दौरान डार ने शांति स्थापित करने के लिए कतर को धन्यवाद दिया। इससे पहले दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। पाकिस्तान ने जंग में लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल किया। कंधार और काबुल पर बम बरसाए गए तो तालिबान ने भी करारा पलटवार किया। इस जंग में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तालिबान के पास लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन खबर यह आ रही है कि उसने जंग में ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मची। तालिबान ने पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया कि उसके हवाई हमले में अफगानिस्तान के आम लोगों की जान गई है, जबकि तालिबान ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले हमला किया। उन्होंने हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। तालिबान लड़ाकों को नागरिकों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान सैन्य हमला कर शरणार्थियों की वापसी के लिए काबुल पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन अफगान जनता कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। जिस वक्त हमला हुआ उस समय विदेश मंत्री मुत्तकी दिल्ली में थे, जो बताता है कि इस्लामाबाद कूटनीति में विश्वास नहीं करता और समाधान नहीं चाहता। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है जो कूटनीति और व्यापार चाहता है, किसी का आदेश नहीं। सुहैल शाहीन ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे भविष्य में हमारी तरफ हमला करते हैं तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे और उन पर हमला करेंगे।
तालिबान ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना से छीने गए हथियार भी दिखाए, जिसमें टैंक भी शामिल है। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी बंधक बना लिया। तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़ों को चौराहे पर टांगकर उनकी प्रदर्शनी भी लगाई और अपनी जीत का दावा किया। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया गया है, तो कई पाकिस्तानी सैनिक जो तालिबान के हमले में मारे गए हैं, उनकी बॉडी भी तालिबान अपने साथ ले गए हैं और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान भड़का हुआ है और तालिबान को इस मामले में भारत से सीख लेने को कह रहा है। बता दें कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में जंग हुई थी। इस जंग में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। भारत ने जब उनकी बॉडी पाकिस्तान को देने की पेशकश की तो पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया था। बाद में भारत ने पूरे सम्मान के साथ इन सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों की बॉडी से भी दुर्व्यवहार कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो अब तालिबान को भारत का प्रॉक्सी तक करार दे दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अफगानिस्तान के कई फैसलों के पीछे नई दिल्ली का हाथ है और देश की जमीन का इस्तेमाल भारत की ओर से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के पीछे एक छिपा एजेंडा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन यह सीज फायर कब तक टिकेगा, इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं, क्योंकि दोनों ही देश अपने यहां बढ़ रही आतंकी घटनाओं के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा पर आने वाले संकट की। तो गजा में इस समय हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है, फिर भी लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद यहां शांति आई है। लेकिन यह शांति अब ज्यादा दिन तक टिकती नहीं दिख रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बार फिर से जंग की धमकी दी जा रही है। कभी भी इजराइल गजा पर हमला कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इजराइल को हरी झंडी दे दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सेना को आदेश दिया कि वे गजा में युद्ध के लिए फिर से तैयार रहें। काट्स ने कहा कि अगर हमास ने गजा से हथियारबंद लड़ाकों को नहीं हटाया और अपने पास रखे सभी बंधकों की बॉडी नहीं लौटाई तो इजराइल फिर से जंग शुरू कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। हमास ने 2 और बंधकों की बॉडी लौटाई है और बाकी के बचे 19 बंधकों की बॉडी लौटाने के लिए उसने समय मांगा है। हमास की तरफ से कहा गया है कि उसकी जानकारी में बंधकों के जितने शव थे वो उसने लौटा दिए हैं और बची हुई बॉडियों की तलाश के लिए विशेष उपकरण की जरूरत है। इसमें समय भी लग सकता है। 72 घंटों में यह काम संभव नहीं है, लेकिन इजराइल ना तो समय देने को तैयार है और ना ही सब्र दिखा रहा है। इजराइल काट्स इसे समझौते का उल्लंघन बता रहे हैं। बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता ट्रकों की संख्या आधी कर दी है और राफा सीमा यानी मिस्र और गजा बॉर्डर को बंद कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इजराइल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमास को हथियार डालने ही पड़ेंगे, अगर नहीं डाले तो हम उनसे ये काम करवा लेंगे, शायद जल्दी और हिंसक तरीके से। हमास को समझौते का पालन करना ही होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर हमास ने वादा पूरा नहीं किया तो इजरायली सेना को जब चाहे दोबारा हमला करने की इजाजत दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने यह कहते हुए हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया कि हथियार उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके अलावा वो समझौते की हर शर्त का पालन कर रहे हैं। उसके पास जितने भी बंधक थे सभी को रिहा कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। इजराइल की कैद से मुक्त हुए फलस्तीनियों का कहना है कि उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, जिसे लेकर इजराइल पर कई सवाल उठ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि अब पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने यूनुस सरकार को चेताया है कि वो बांग्लादेशी सेना के साथ अपने संबंध न बिगाड़े, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। दरअसल बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना समेत उनके कई समर्थकों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर सेना भड़क गई और तब से ही अंतरिम सरकार और सेना में गतिरोध बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उद जमान शेख हसीना के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अगर वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो कभी भी सेना सरकार का तख्ता पलट भी कर सकती है। और इसी को लेकर बीएनपी ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। मोहम्मद यूनुस की ढाका में बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में बीएनपी ने कहा
कि हमारी पार्टी चाहती है कि आप सशस्त्र बलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। देश को फिलहाल संतुलित स्थिति में रहना चाहिए। हम अस्थिरता का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि देश फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। आगामी चुनाव से पहले अस्थिरता के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में सेना के साथ सरकार की तनातनी ठीक नहीं है। जिस तरह बीएनपी ने चुनावों का हवाला देते हुए यूनुस सरकार के लिए सेना के साथ संबंध सुधारने को जरूरी बताया है, उसके बाद तख्तापलट की चर्चाओं को और बल मिल गया है। वैसे भी बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से ही बांग्लादेश में अब तक कई बार सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं। 15 अगस्त 1975 को सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के शासन को खत्म करके खांडेकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में सरकार स्थापित की थी। फिर 3 नवंबर 1975 को मुश्ताक अहमद की सरकार का भी तख्तापलट कर दिया गया। 1982 में जिया उर रहमान की सरकार का तख्तापलट किया गया। 2007 में कार्यवाहक सरकार के खिलाफ तख्तापलट किया गया। 2009 और 2011 में भी बांग्लादेश में ऐसी ही घटनाएं देखी गई। यानी अगर इस बार भी यूनुस सरकार ने बीएनपी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और सेना के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाए तो बांग्लादेश में एक और तख्तापलट कोई नई बात नहीं होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका चीन को लेकर सामने आए बड़े खुलासे। तो वैसे तो दोनों देशों के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। एक बार फिर दोनों देशों में टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस बीच सामने आई अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हकीकत में दोनों देशों के बीच संबंध काफी गहरे हैं। अमेरिकी संसद की हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन द सीसीपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खुद चीन की मिलिट्री से जुड़े संस्थानों को फंड दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग डीओडी का पैसा ऐसे शोध संस्थानों तक पहुंच रहा है जिनका सीधा रिश्ता चीन की फौज से है। 2023 से 2025 के बीच 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर ऐसे पाए गए जिन्हें अमेरिकी फंड मिला, लेकिन उनमें चीन के डिफेंस से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से जिन्हें फंड दिया गया, इनमें से कई संस्थान तो उसकी ब्लैकलिस्ट में भी हैं। यानी जिनसे आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी अमेरिका ने फंड दिया है। अमेरिकी फंडिंग की मदद से चीन को कई ऐसी जानकारियां मिल गई थी जो उसे ड्रोन, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आ सकती है। यानी एक तरफ अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। दोनों देशों में जमकर बयानबाजी देखी जा रही है और उनके बीच छिड़े टैरिफ वॉर का पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अंदरूनी तौर पर अमेरिका चीन को ऐसे प्रोजेक्ट्स में रिसर्च में फंडिंग कर रहा है जिससे उसकी फौज को फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, उनके फैसले सवालों से घिर गए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे कमजोर पड़ रहे धरती के मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या आपको पता है कि हमारी धरती की मैग्नेटिक शील्ड में एक बड़ा वीक स्पॉट बन गया है? हम बात कर रहे हैं साउथ अटलांटिक एनोमली की, जो साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर है। सैटेलाइट डेटा बताता है कि 2014 से इसका साइज तेजी से बढ़ रहा है और अब ये लगभग आधे यूरोप जितना बड़ा हो चुका है। सोचिए ये कितना बड़ा होगा। ये अब अफ्रीका की तरफ भी फैल रहा है और गौर करने वाली बात यह है कि इसी हिस्से में ये सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब धरती के आउटर कोर में हो रहे बदलावों से जुड़ा है। डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस फिनले के मुताबिक ये एनोमली अलग अलग हिस्सों में अलग तरह से बदल रही है, खासकर अफ्रीका की तरफ जहां ये बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये हमें और स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स, एक्सरे और यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। लेकिन साउथ अटलांटिक एनोमली वाले एरिया में यह सुरक्षा कवच जमीन की सतह से केवल 200 किलोमीटर तक नीचे चला जाता है, जो इसकी सामान्य 650 किलोमीटर की ऊंचाई से बहुत कम है। जब कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट इस पतले कवच वाले एरिया से गुजरता है तो वो सीधे इन खतरनाक चीजों के संपर्क में आता है। इससे स्पेसक्राफ्ट के हार्डवेयर में खराबी आ सकती है, जिससे वो ब्लैकआउट भी हो सकते हैं। यह चिंता की बात है क्योंकि हमारी धरती का अपना सुरक्षा घेरा ही कमजोर पड़ रहा है। वैज्ञानिक इस वीक स्पॉट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इस स्पॉट को पहले की तरह बनाने के तरीके खोज रहे हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।